चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक डबल स्टार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको, है ना। कुछ नई बातें सीखने मिलेंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए की है, 10 रुपये का एक शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, 10% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 का एक है, और इन टोटल 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है ना। फिर आपकी 12% डिवेंचर है, 100 का एक डिवेंचर है, 100 का, ठीक है। और इन टोटल 7 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। और फिर क्या लिखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज फॉलोज। अरे ये एक्चुअली ये लाइन जो है ये स्टार्टिंग में लिखी होनी थी, गलती से ये यहाँ प्रिंट हो गई है ना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। मतलब ईबीआईटी में अगर हम 1.5 टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रीजन भी इंक्लूड है, जो कि 96,800 का है, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड कितना है, 15%। ये परसेंट हमेशा कहीं पर लगाना है, फेस वैल्यू पर, ठीक है। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 23 पर शेयर। आपसे क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। मतलब कवरेज रेशियो पूछे हैं आपसे, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने रेशियो एनालिसिस चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया था, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर पूरी एफएम में बार बार यूज़ होता रहेगा। अगर आपने उसे ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन प्रॉपर मैंने लगवाए हैं, आप वो लगा कर देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा भी जाता है, ठीक है। और पूरे एफएम में काम में भी आता रहता है, ठीक है। और क्या पूछा है भाई, द अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो याद है, और प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का उल्टा होता था अर्निंग यील्ड रेशियो, ठीक है। और पूछा है नेट फंड फ्लो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल स्टार क्यों बनवाए, क्योंकि कुछ नई बातें पूछी गई हैं आपसे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन आराम आराम से, है ना। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन नंबर 19, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट तो बना ही लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी टाइप का लिवरेज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं सबसे पहले तो समझ में आ गया यार, ये पूरा जो चैप्टर है ना इनकम स्टेटमेंट पर ही मेनली बेस्ड है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट देखो भाई क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता है आपका क्या, EBIT, माइनस इंटरेस्ट तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपन पे करेंगे, तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा EPS। पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ इक्विटी डिविडेंड, तो ये आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। क्या आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। सहमत हैं आप मेरी बात से भाई। EAES जो भी बचा है उसमें से इक्विटी डिविडेंड पे कर दो। अगर आप इक्विटी डिविडेंड पे कर दोगे तो जो बचेगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। एक तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 2,80,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भाई 2,80,000 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और वो 30% टैक्स घटाने के बाद आया है, इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% के बराबर है। तो एक काम करते हैं, 2,80,000 डिवाइड बाय हम कर देते हैं 70%, तो आ जाएगा 4 लाख। इसका मतलब EBT 4 लाख रहा होगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 4 लाख माइनस आप 30% करके देख लीजिए, ठीक बात है। यहाँ आ जाएगा 1,20,000। तो EAT से आप कहाँ पर आए हैं, EBT पर आ गए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप वो भी कर लीजिए। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड निकल जाएगा, हाँ सर। कैसे निकलेगा, देखो
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की और 10% प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000। तो 50,000 में लिख देता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आपका EAES कितना आ जाएगा, आपका EAES कितना आ जाएगा 2,30,000, ठीक है। और क्या निकल सकता है, क्या इक्विटी डिविडेंड निकल सकता है, हाँ सर 8 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और उस पर डिविडेंड कितना पे हुआ है 15%, तो 8 लाख का 15% निकाल लीजिए, 8 लाख का 15% होता है 1,20,000, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपका रिटेन अर्निंग कितना आ जाएगा 2,30,000 माइनस 1,20,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000, ठीक बात है। अब सवाल है ऊपर का इनकम स्टेटमेंट जो बचा है वो कैसे पूरा होगा, क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हाँ सर 12% डिवेंचर हैं 7 लाख रुपए के, मतलब 7 लाख रुपए पर 12% का इंटरेस्ट पे करना है, तो 7 लाख का 12% कितना आएगा भाई बताइए 84,000 आएगा, ठीक है। तो बताइए EBIT कितना रहा होगा, कितने में से हम 84,000 घटाएं कि 4 लाख बचे हैं, ओबियसली 4,84,000 या 4 लाख मतलब 4,84,000, तो EBIT तक तो हम पहुंच गए। अब इसके ऊपर जाने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ एक फेवरेबल पॉइंट है और वो क्या है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT है। चलो आओ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट 2। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है पहले तो आपको ये बता देता हूँ, है ना। इसमें आता है एक तो वेरिएबल कॉस्ट जो आप घटाते हैं, जिसको घटाने के बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और दूसरा आ जाता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो कॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक बात है। ये FO लिख गया है या FC होना चाहिए, ठीक है, FC, ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक बात है। अब उन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो EBIT का 1.5 टाइम्स है। EBIT हमारा कितना आया 4,84,000, 4,84,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 टाइम्स से, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, यहीं से तो खेल हो जाना है पूरा। ये आ जाएगा आपका 7,26,000, रुको एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4,84,000 इंटू 1.5, ये आ रहा है 7,26,000, समझे आप बात को। अब 7,26,000 तो आ गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है 96,800। डेप्रीसिएशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फिक्स कॉस्ट मानी जाती है ना, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन नॉर्मली इसे वेरिएबल जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हो वहाँ पर अपन हमेशा डेप्रीसिएशन को फिक्स कॉस्ट ही मान कर चलते हैं ना। तो भाई 96,800 हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और ऑपरेटिंग तो होता ही है, उसी से तो मेन ऑपरेशन चल रहा है, उसी मतलब मशीन से ही तो आपका प्रोडक्शन हो रहा हुआ है ना। तो ऑटोमेटिकली सोचो आप 7,26,000 में से 96,000 की ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट निकल गई, तो जो बचा वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 7,26,000 माइनस 96,000 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 6,30,000, ठीक बात है। अपन ने सही करा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। ये आ जाएगा 6,30,000 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या करना है साहिब, अब अपन इनकम स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। फिक्स कॉस्ट हो जाएगी आपकी 96,000, जिसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक बात है। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4,84,000 प्लस 96,000, ये आ जाएगा 5,80,000, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी 6,30,000, 6,30,000। तो आप बताइए सेल्स कितनी आएगी, 5,80,000 प्लस 6,30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,10,000। थैंक गॉड इनकम स्टेटमेंट तो अपना पूरा हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात है। तो उन्हें लिवरेज चाहिए थी, कौन कौन से, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज।
ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज, तो देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, तो फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज डीएफएल को निकालने का एक और तरीका हमारे पास अवेलेबल है, ठीक बात है। लेकिन उस तरीके का ऐसा है कि ऑप्शनल जैसे है, वो अपने लिए करना है तो करूँ, नहीं करना है तो नहीं करूँ, मतलब अपन ऐसे भी डीएफएल निकाल सकते हैं जैसे कि अपन आज तक निकालते आए हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और आपके सजेस्टेड आंसर में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हो तो एक और फॉर्मूला है जो लगाया जा सकता है, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है कई बार उसे भी अपन फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ही मान के चलते हैं। भाई कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड तो तब पे करना पड़ेगा ना जब आपको प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं आप। तो फाइनेंशियली ये फिक्स कहाँ पर है, मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है ना ये तरीके से, भाई प्रॉफिट होगा तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं देनी पड़ेगी। पर कुछ लोगों का कैसा कहना है कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होते हैं, अभी नहीं दोगे तो बाद में देना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो देना ही है। इस टाइप का भी कुछ इशू होता है, तो अलग अलग ओपिनियन भी हो जाती है कई बार, इसलिए यहाँ पर अपन को दोनों अलाउड है। अपन ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आज तक करते आए हैं, और एक और तरीका अपन को यहाँ पर मिलेगा जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक बात है। फिलहाल तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो DOL और DFL आप कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। अब देखते हैं और क्या पूछा है। और हमसे पूछा गया कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, मतलब आपसे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछा है और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछा है। याद करिए रेशियो एनालिसिस चैप्टर को, यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं आपको। रिक्वायरमेंट नंबर 2 प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, किसको कवर करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो वो नीचे आ गया, जिसको कवर करना होता था वो नीचे आता था। और इसका कवर क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में इसके जस्ट ऊपर दिखेगा। इनकम स्टेटमेंट कहाँ है, इनकम स्टेटमेंट में देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के जस्ट ऊपर उसका कवर रखा होता है, कवर हमेशा ऊपर होता है। तो EAT इज द कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 50,000, 2,80,000 डिवाइड बाय 50,000, ठीक बात है। जब ऐसा करेंगे तो ये आएगा आपका 5.6 टाइम्स, ठीक बात है, ओके। और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होगा, इक्विटी डिविडेंड को कवर करना है और इनकम स्टेटमेंट में इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, देखो आप, ये होता है आपका EAS इक्विटी डिविडेंड का कवर होता है। अगर EAS नहीं होगा तो इक्विटी डिविडेंड भी नहीं बढ़ पाएगा, है ना। सो 2,30,000 और रिटेन अर्निंग कितना बचा था अपना, 1,10,000 है ना, नहीं सॉरी, इक्विटी डिविडेंड लिखना है ना अपन को, तो 1,20,000 है ना। तो 1,20,000 का इक्विटी डिविडेंड है और उसका कवर क्या है, EAES, और वो कितना है 2,30,000। तो 2,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000, ठीक बात है, कितना आएगा ये 1.92 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी फिनिश हो जाती है। थर्ड रिक्वायरमेंट पर चलते हैं। क्या पूछा है थर्ड रिक्वायरमेंट में, अर्निंग यील्ड रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। बताइए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता था, याद करिए। प्राइस मतलब कौन सा प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग मतलब कौन सी अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। MPS अपॉन EPS, क्या क्वेश्चन में MPS गिवन है, चेक करूँ, हाँ सर गिवन है 23, तो MPS बराबर कितना है 23, ठीक बात है, ये रहा आपके पास। और EPS, ओ हो EPS हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो चलो EPS निकाल देते हैं। EPS कैसे निकलेगा बताइए, EPS बराबर होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई जो इक्विटी शेयर्स के लिए पैसा बचा है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो पता चल जाएगा कि अर्निंग पर शेयर कितना है। और EAS तो हमने निकाला है, यहीं पर निकाल के रखा था अपन ने, 2,30,000 है हमारा EAS, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 8 लाख की शेयर कैपिटल है, 10 का एक शेयर है, मतलब 80,000 इक्विटी शेयर है, ठीक बात है। तो 80,000 से डिवाइड कर देते हैं, 80,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका EPS आ जाएगा। और EPS आपका कितना आएगा,
2,30,000 डिवाइड बाय 80,000, ये आ रहा है 2.875। ठीक बात है, तो हम यहाँ पर फाइनली डिवाइड कर देंगे 2.875। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आएगा, 8 टाइम्स। ठीक है, अब प्राइस अर्निंग रेशियो का जस्ट उल्टा कौन होता था, अर्निंग यील्ड रेशियो। ठीक है, प्राइस में प्राइस पहले आया फिर अर्निंग आया, तो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस आया था तो हमने पहले प्राइस ऊपर रखा और अर्निंग नीचे रखा। ऐसी अब अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग पहले आ रहा है ना, तो ये याद रखने के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको दी थी जब मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था। सो EPS अपॉन MPS, अब सिंस ये पॉइंट में आएगा तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो EPS कितना है 2.875, MPS कितना है 23 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आएगा बताइए, ये आएगा 12.5%। ये आ गया आपका अर्निंग यील्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी फिनिश हो जाती है। ठीक है, फाइनली हम आ जाते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट पर, जिसका नाम है नेट फंड फ्लो। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट का नाम है नेट फंड फ्लो। ये तो एवं ही पूछ लिया, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ तो भी दे देते हैं, कहीं पर इसका नामो निशान नहीं होता है चैप्टर में, पर फिर भी पूछ लेते हैं। सो नेट फंड फ्लो का जो मीनिंग निकाला गया है यहाँ पर वो है कैश इन हैंड। एक तरीके से नेट फंड कितना रखा हुआ है आपके पास, कैश इन हैंड कितना है, वो हो गया एक तरीके से। ठीक बात है, कैश मतलब कैश बस मत समझना, कैश मतलब बैंक भी हो सकता है, ऐसा है ना, बस जो आपके पास बचा है एक्चुअल में। सो देखो क्या हम करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शब्द कहाँ से उठा लिया भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सब कुछ घटाने के बाद, टैक्स वैक्स सब कुछ घटाने के बाद आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आता है। ठीक बात है, उसमें से आपने क्या सोचो, जब आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला होगा तो आपने डेप्रिसिएशन भी घटाया होगा, हाँ घटाया होगा, जबकि कैश तो गया ही नहीं होगा, पैसा तो आपके पास रखा होगा, तो पैट को एडजस्ट कर लेते हैं और प्लस कर देते हैं अपन क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मैं उसे नॉन कैश एक्सपेंस भी लिख सकता हूँ, है ना। सो पैट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक बात है, हमारे क्वेश्चन में पैट कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था भाई हमारे इसमें 2,80,000 है ना, तो 2,80,000 का मैंने रख दिया यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन था 96,800। ठीक है, इन दोनों को ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला होगा तो आपने डेप्रिसिएशन भी एज एन एक्सपेंस घटाया होगा, जबकि उसमें कैश नहीं गया होगा, तो आपने डेप्रिसिएशन को वापस से एड बैक कर दिया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, क्या इतना कैश आपके पास सच में होगा 2,80,000 प्लस 96,800, क्या इतना सच में आपके पास कैश होगा, जवाब है नो। क्यों, क्योंकि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो पे कर दिया इसमें से, क्योंकि आपने इक्विटी डिविडेंड भी तो पे कर दिया, तो ये भी चला जाएगा। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं गया है, बाकी जो होगा वो पक्का कंपनी के पास रखा होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड में कितना दिया हमने बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड में हमने कितना दिया था 50,000। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 50,000, और इक्विटी डिविडेंड के रूप में हमने दिया था 1,20,000। तो इस हिसाब से आपका जो नेट फंड फ्लो है वो आ जाएगा 2,06,800। ठीक बात है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक बात है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा फिनिश होता है। ठीक है, आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा हमारा, कहाँ है ये, हमारा सेकंड पेज है। ठीक बात है, ये है ना। अब इधर देखो, ये हमने कैलकुलेशन करा था, ये रहा, ये इनकम स्टेटमेंट बनाया था और फिर हमने ये वर्किंग नोट बनाया था। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट वर्किंग नोट 1 में आ जाएगा, इसको वर्किंग नोट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें अपन ने ये वर्किंग नोट 2 हो गया था, उसके बाद अपन ने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्या दिया है, फाइनेंशियल डेटा के बने कंपनी ए का और कंपनी बी का, आपसे बोला है प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, केवल इनकम स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इतना ही है, ये टेबल में जो गिवन है। ठीक बात है, कंपनी ए की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कंपनी बी की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो फिल कर देंगे, जो मिसिंग होगी उसके लिए फिर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की वर्किंग पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिख देता हूँ। और इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। और ये हमें किसके लिए बनाना है? दोनों के लिए बनाना है। दोनों मतलब कौन? कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कंपनी ए, यहाँ लिख देता हूँ कंपनी बी, ठीक है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता है आपका कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट करिए तो क्या आता है आपका EBIT, EBIT माइनस इंटरेस्ट करिए क्या आता है EBT, ठीक है। अगर टैक्स गिवन होगा तो ए आ जाएगा EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ शेयर गिवन होंगे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो EPS आ जाएगा, है ना। तो वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब कर देंगे। फिलहाल इसको अपन ऐसा कर देते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, EBT माइनस टैक्स EAT, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कंपनी ए की बात करते हैं पहले। अच्छा ध्यान रखना, दोनों कंपनी पूरी तरह से अलग अलग हैं। आप ऐसा मत करना कि कंपनी ए की इन्फॉर्मेशन बी में यूज़ कर ली, बी की ए में, ऐसा कुछ मत करना, है ना। दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। तो पहले कंपनी ए को निपटाते हैं, फिर कंपनी बी पर मूव करेंगे, ठीक है। या फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो सेल्स गिवन है क्या पहले केस में? नहीं सर, पहले केस में एक तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कितनी गिवन है? ये गिवन है 56,000, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? 20,000, ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या गिवन है? इंटरेस्ट के एक्सपेंस 12,000 गिवन है, तो ये इंटरेस्ट भी मैंने लिख दिया। इनकम टैक्स रेट 30% है, तो यहाँ @30% लिख देता हूँ बस। और कोई गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद केवल फाइनेंशियल लिवरेज है जो गिवन है। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं, इस फाइनेंशियल लिवरेज से कुछ हो पाए शायद, है ना। तो देखना अपन यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मतलब होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। EBIT अपॉन EBT। तो एक तरीका आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। जब भी कोई टिपिकल सा क्वेश्चन आए, है ना, या आपको डिफ़िकल्टी आपको फील होने लगे, तो आप एक काम करना, इसको लिखने का तरीका बदल देना। आप इसे कैसे लिखना? EBIT अपॉन EBIT माइनस I। तो भाई EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? EBT। तो EBT की जगह मैं क्या लिखने को कह रहा हूँ? EBIT माइनस I। ऐसा लिखने से क्या हो जाता है? कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हम उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में यही सिखाना चाहता हूँ आपको कि आप एक ही फॉर्मूले को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका DFL कितना गिवन है? 5 गिवन है, ठीक है। EBIT आपको पता नहीं है, EBIT आपको पता नहीं है। इंटरेस्ट आपको पता है, कितना है? 12,000 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने जाइए और फिर मुझे बताइए कि EBIT कितना आ रहा है। EBIT आएगा 15,000, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और फिर आगे इक्वेशन बन जाएगी, तो उसे आपको सॉल्व करना होगा। वो बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे, है ना। तो आपका EBIT आ गया 15,000, ठीक बात है। अब इस EBIT का हमें क्या करना है? इस EBIT को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। तो EBIT आ गया हमारा कितना, कितना आया था? 15,000, है ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने 15,000, ठीक है। अब तो काम हो जाएगा आसान, देखना। EBIT 15,000 है, इंटरेस्ट 12,000 है, मतलब EBT कितना होगा? 3,000। 3,000 पर 30% टैक्स लगेगा तो 900, 3,000 माइनस 900 2100 आएगा, ठीक है साहब, बहुत अच्छा। और फिर भाई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? कितने में से 20,000 घटाएं कि 15,000 बचे? बताइए। 35,000, हाँ 35,000, ठीक है। और बताइए सेल्स कितनी रही होगी? आराम से बता सकते हैं आप।
कितनी सेल्स रही होगी कि उसमें से 56,000 घटाया तो 35,000 आया, तो यहाँ रहा होगा 91,000। आप 91,000 में से 56,000 घटाएंगे तो 35,000 ही आ जाएगा। कितनी आसानी से हो गया। केवल एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या बताई है मैंने कि आप EBIT अपॉन EBT की जगह क्या लिख सकते हैं, EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। ठीक बात है, ओके। अब बात करते हैं कंपनी बी की, ठीक है। शायद कंपनी बी में भी हमें वर्किंग नोट बनाने ही पड़ेंगे, है ना। तो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। कंपनी बी में एक तो यार सेल्स गिवन है, ठीक है, तो सेल्स लिख लेते हैं। कितनी गिवन है, 1,05,000, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है 9,000, तो इंटरेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 9,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कहा है कि 60% ऑफ सेल है, तो सेल 1,05,000 है, उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 63,000। ठीक बात है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 42,000, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। टैक्स रेट गिवन है 30%। तो अब एक इन्फॉर्मेशन है जो स्पेशल है, वो क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें गिवन है, तो पक्का यहाँ से हमें कुछ क्लू मिल जाएगा। चलो तो आओ DOL को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखता हूँ वर्किंग नोट 2, ठीक है। DOL बराबर होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे कैसे लिखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। DOL को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, EBIT ही होता है। तो चाहे EBIT लिख दो, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब क्या करना है साहिब, अब देखो आप DOL कितना गिवन है, 4 गिवन है, देखो ये गिवन है 4। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है कंट्रीब्यूशन, देख लो भाई। कंट्रीब्यूशन अपन ने निकाला है, कहाँ गया अपना, इसे सॉल्व कर रहे थे अपन, कहाँ, अच्छा ये रहा। कंट्रीब्यूशन है 42,000, ठीक है। तो 42,000 को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 42,000, और फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं पता, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। अब जब फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 31,500, ठीक है, 31,500। ये कैलकुलेशन का काम आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है छोटू सी, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 31,500। अब इस 31,500 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 31,500 को हमने यहाँ लिख दिया। तो बताइए EBIT कितना आ जाएगा, 42,000 में से 31,500 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10,500। उसमें से 9,000 का इंटरेस्ट जाएगा तो कितना बचेगा, 1,500। उस पर 30% टैक्स कितना आ जाएगा, 450, मतलब 450। तो यहाँ बचेगा कितना, 1050। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। डन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 अगेन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, है ना, आपको ये इसी वीडियो के तुरंत बाद करना है, ठीक है। और फिर अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका जो फेस है वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो क्यों ना अपन साथ में सॉल्व कर लें, ठीक बात है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू XL कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर अवेलेबल टू यू। क्या गिवन है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 25 लाख की, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। 11% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 ईच, तो बॉन्ड डिवेंचर है ना, एक ही बात है, मतलब लोन जैसा हो गया दोनों। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड 18.5 लैक्स, ठीक है। सेल्स 42 लैक्स, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3.48 लाख। फाइनेंशियल लिवरेज कितना है, 1.39 टाइम्स। PB रेशियो गिवन है 25.55% है ना, और इनकम टैक्स रेट गिवन है 35%। आपसे क्या पूछा है, तीनों टाइप के लिवरेज आपसे पूछे हैं। तो फिर से वही बात, अगर हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया तो काम हो जाएगा। तो चलो आओ इनकम स्टेटमेंट बनाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 18, ठीक है।
और हम बनाने वाले हैं क्या, इनकम स्टेटमेंट, और उसको हम लिखेंगे वर्किंग नोट में, इनकम स्टेटमेंट। ठीक बात है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट तो क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्स तो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बस इसको हमें पूरा करना है। अगर ये पूरा हो गया तो फिर तो आप खुद ही कर लोगे, तीनों टाइप के लिवरेज आसानी से निकल जाएंगे। चलो तो देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले उसे निपटाते हैं। क्या क्या गिवन है, चलो आ जाइए मैदान में। क्या क्या गिवन है बताइए मुझे। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है जो कोई काम के नहीं है फिलहाल। सेल्स गिवन है भाई 42 लैक्स, सेल्स गिवन है आपको 42 लैक्स। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट दो होती है ना, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। तो बोले ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब ये केवल कौन सी वाली है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ये, है ना। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी आपकी 3.48 लैक्स। ठीक बात है, ओके। और तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, और तो कोई ऐसा अमाउंट है नहीं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें। तो क्या करें सर, फिर ऐसे में क्या करा जाए बताइए। एक काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें क्या गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है। ठीक है, 1.39 इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट चाहिए पड़ेगा। हाँ सर, तो वो तो मिल जाएगा, 18.5 लाख की बॉन्ड है, 11% के हिसाब से ब्याज निकल जाएगा, है ना, 11% इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। चलो आओ तो यहाँ लिख देता हूँ DFL बराबर EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। समझ रहे हैं, ऐसा लिखने का बहुत फ़ायदा है। आप चाहो तो हर बार भी ऐसा लिख सकते हो, इससे काम इजी हो जाता है ना। तो आप बताइए सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इंटरेस्ट आएगा आपका 18.5 लाख, तो 18,50,000 का 11% कितना आएगा, ये आएगा 2,03,500। और DFL कितना के मैंने 1.39। EBIT मुझे अभी नहीं पता है, EBIT मुझे अभी नहीं पता है। इंटरेस्ट आया है 2,03,500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा EBIT कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7,25,000, 7,25,000 आ जाएगा आपका EBIT। ठीक बात है। अब एक काम करेंगे, इस EBIT को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 7,25,000, यहाँ भी यही लिखा था। ठीक है, 7,25,000 हो गया आपका EBIT, डन। और इंटरेस्ट कितना निकाला था अपन ने अभी, 2,03,500, तो यहाँ लिख देता हूँ 2,03,500। ठीक बात है। तो कुछ और आगे बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन देखो कैसे, EBIT में से हम इंटरेस्ट घटा सकते हैं तो EBT आ जाएगा। ठीक है, EBT कितना आ जाएगा, 5,21,600, 5,21,600। ठीक बात है। और इसमें टैक्स कितना हो जाएगा, 30% नहीं 35% है, तो 5,21,600 का 35% आ जाएगा 1,82,500। तो इस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो आपका आ जाएगा 339,040, 339,040। अब देखो क्या कंट्रीब्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। हाँ सर, कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि उसमें से 3.48 लाख घटाने के बाद 7,25,000 बच गया। तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, कंट्रीब्यूशन रहा होगा 10,73,100। ठीक है, 10,73,100। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, आसानी से निकल जाएगी। अब तो डिफरेंस ही निकालना है तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा यार, बोलो। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 31,26,900। ठीक बात है, 31,26,900। अब उन्होंने आपसे तीनों टाइप के लेवरेज पूछे। ठीक बात है, तो तीनों टाइप के लेवरेज
मतलब DOL, तो DOL क्या हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये हो गया आपका DOL, आप खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और EBIT अपॉन EBT ये हो जाएगा आपका DFL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो DCL आ जाएगा, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT कर देना तो भी आपका क्या आ जाएगा DCL आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो अब मुझे ये बताओ यार कि इसमें इक्विटी दी थी, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये दी थी इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ तो सर कई बार है जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है जो कोई ज़रूरत में ही ना आए हमारी, है ना, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं, हमें जो चाहिए बस वो मिलना चाहिए, ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। इसमें कंपनी ए है और कंपनी बी है, इनकी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है और क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज ऑफ टू कंपनीज। दोनों कंपनी के केस में आपको DOL, DFL और DCL कैलकुलेट करना है। मैं आपको केवल कंपनी ए का ये तीनों लिवरेज कैलकुलेट करके बता देता हूँ, कंपनी बी आप खुद से कर लेना होमवर्क के रूप में, ठीक है। चलो तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, तो वर्किंग नोट लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनकम स्टेटमेंट, अब देखते जाइए आप धीरे से। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, EBIT, ठीक है। और EBIT माइनस आई क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है, EBT, ठीक बात है। अब देखिए आप, ये हम कर रहे हैं केवल किसके लिए, कंपनी ए के लिए, ठीक है। कंपनी ए के लिए हम ये सब करने वाले हैं, ठीक है। कंपनी बी का आपको खुद से करना है। तो चलो, क्या सेल्स हमें गिवन है, हाँ सर सेल्स गिवन है, देख लीजिए आप, सेल्स पर यूनिट गिवन है 30 रुपये और यूनिट्स गिवन है उसी के जस्ट ऊपर 60,000 यूनिट। तो 60,000 यूनिट इंटू 30 करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी और ये कितनी आएगी, 18 लाख, ठीक है। ये आ जाएगी 18 lakhs, ठीक है। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट में 10 रुपये और आउटपुट है 60,000 यूनिट, तो 60,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 12 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट गिवन होगी, देखो देखो ये है फिक्स कॉस्ट गिवन आपकी 7 लाख, तो 7 lakhs हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया 5 lakhs, ठीक है। अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई, इंटरेस्ट 4 लाख की डिबेंचर है 12% वाले, तो 4 लाख का 12% कितना होता है, 48,000, तो 0.48 lakhs लिख सकता हूँ मैं। तो हमारा EBT कितना आ जाएगा, 4,52,000, सहमत हैं आप, ओके। अब कौन कौन से लिवरेजेस हमें निकालने हैं, एक तो हमें निकालना है DOL, सो ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। दूसरा EBIT अपॉन EBT, ये हो गया आपका DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और तीसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ठीक है, ये हो जाएगा आपका DCL। हालांकि DCL निकालने का एक और तरीका है, आप DOL और DFL को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपका DCL आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ए के DOL, DFL, DCL आप कैलकुलेट करना, प्लस कंपनी बी का भी ये सब काम आपको खुद से करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, 8 में तो कुछ भी नहीं था, क्या है भाई देख लेते हैं। द फॉलोइंग समरीज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका दूसरा नाम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT का ही दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT,
और परसेंटेज चेंजेस इन रेवेन्यू ये सब दिए हैं, ऐसा उनका कहना है। प्लस बीटाज दिए हैं फॉर 4 फार्मा फर्म्स। सिंपल शब्दों में ये 4 फर्म्स आपको दी गई हैं, PQR, RST, TUV और WXY। इन चारों के चेंज इन रेवेन्यू दिए हैं। चेंज इन रेवेन्यू मतलब होता है चेंज इन सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, और चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है चेंज इन EBIT या चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये गिवन है आपको बीटा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए, आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है रिक्वायरमेंट नंबर ए में कि आपको DOL निकालना है चारों फर्म्स का, ठीक बात है, चारों फर्म का आपको DOL कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बताइए आप मुझे। कुछ नहीं करना है, बस आपको बता देता हूँ DOL होता क्या है। तो अपन आ जाते हैं कहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा हमारा सॉल्यूशन का सीट, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9, ठीक है। आप बताइए DOL होता क्या है। परसेंटेज चेंज इन EBIT यही होता है, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। भूलने का कोई स्कोप नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सिंस ये ऑपरेटिंग लिवरेज है तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भाई EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है, तो परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप देखो चारों फर्म्स के केस में, मतलब PQR, RST, TUV, WXY, चारों फर्म्स के केस में आपको चेंज इन सेल भी गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम PQR, ठीक है। चेंज इन सेल कितना गिवन है 27%, और चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कितना गिवन है 25%। तो 25 डिवाइड बाई 27 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.9259 टाइम्स, ठीक बात है। अगर अपन बात करें RST की तो क्या करना है हमें, चेंज इन सेल कितना है 25%, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 32%, तो 32 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा 1.28, ठीक बात है, ओके। और आगे चलते हैं भाई, कितना आसान है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, सीधा सीधा गिवन है सब कुछ। ऐसी TUV कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 23%, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, ये डिवाइड बाय ये कर रहा हूँ, यही तो फॉर्मूला होता था ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। तो ये इस केस में आ जाएगा अपना कितना 1.5652 टाइम्स, ठीक है। और अगर लास्ट की बात करें WXY की तो ये आ जाएगा 40% डिवाइड बाय 21%, तो ये आएगा आपका 1.9048, ठीक बात है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसके बारे में, इन चारों फर्म्स के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो WXY फर्म है उसमें हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज है, इसका मतलब इस फर्म में हाईएस्ट ऑपरेटिंग रिस्क है, इसका मतलब कि इसको हाईएस्ट ऑपरेटिंग एडवांटेज भी मिल सकता है अगर इनकी सेल्स ग्रोइंग ट्रेंड में होगी तो, ठीक बात है। सेकंड नंबर पर कौन है, TUV है, इसमें ऑपरेटिंग रिस्क सेकंड नंबर पर है और ऑपरेटिंग एडवांटेज भी सेकंड नंबर पर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये भी ग्रोइंग ट्रेंड में होंगे तो इनको भी अच्छा फायदा होगा, है ना। ऐसे ही फिर RST आता है और फिर PQR आता है, ठीक बात है। हालांकि सजेस्टेड में कोई कमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन अगर अपन को बताना हो तो अपन बता सकते हैं, द फर्म हैविंग हाईएस्ट या हायर ऑपरेटिंग लेवरेज विल हैव हायर ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक बात है, एज वेल एज हायर एडवांटेज, हायर ऑपरेटिंग एडवांटेज, ठीक है, ओके। अब सर ये बीटा क्या है सर, तो देखो आपसे कुछ और भी पूछा गया है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पूछा गया है यूज द ऑपरेटिंग लिवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म हैव डिफरेंट बीटा। आपसे पूछा गया कि हर एक फर्म का बीटा अलग अलग क्यों है। देखो PQR का 1 है, RST का 1.15 है, TUV का 1.3 और WXY का 1.4। बोलिए अलग अलग क्यों है सभी के बीटा। तो समझो, पहली बात तो बीटा का कॉन्सेप्ट मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में बताऊंगा, मतलब इसके बाद जो स्टार्ट होगा उसमें, पर ठीक है, सिंस अभी यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है तो 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 2, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि चारों फर्म के बीटा अलग अलग क्यों हैं, ठीक है। तो पहले अपन ऐसा लिखेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज
ऑपरेटिंग leverage and beta both are the indicator of risk। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग लिवरेज हो या फिर बीटा हो, दोनों ही काय के इंडिकेटर है रिस्क के। तो सर ऑपरेटिंग लिवरेज तो आप पहले से जानते थे कि ये ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है, साथ में जो बीटा है, बीटा भी रिस्क का ही इंडिकेटर होता है। तो अगर किसी कंपनी का, किसी फर्म का आपको बीटा ज़्यादा नज़र आता है तो समझ जाना उसमें ज़्यादा रिस्क है, बीटा कम नज़र आता है मतलब उसमें कम रिस्क है ना। सो बीटा इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क। ठीक बात है। अब सिंस all the firms are having different beta, they will, सॉरी यहाँ बीटा नहीं लिखना था, डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज, डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, therefore they will also have different beta। क्या मतलब हुआ सर इसका, एक बार रीड करके बताता हूँ। सिंस ऑल दी फर्म्स आर हैविंग डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज, सभी फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज अलग अलग है, देयरफॉर दे विल ऑल्सो हैव डिफरेंट बीटास। अरे सिंपल सी बात है यार, दोनों ही रिस्क के इंडिकेटर है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी रिस्क को बताता है और बीटा भी रिस्क को बताता है। अब सारी फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज अलग अलग है, इसका मतलब सबका रिस्क अलग अलग है, समझ रहे हो, तो सबका बीटा भी तो अलग अलग ही होगा, है ना। ठीक है, अपन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अपन ऐसा लिख देते हैं कि सो द फर्म हैविंग हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज will have highest beta and vice versa, as we can see in case of these firms। तो हम समझाएंगे उनको, हम कहेंगे देखो ऐसा है कि अगर आपको इस बात को और अच्छे से चेक करना है तो आप चेक करो कि ऐसी फर्म जिसका हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका बीटा भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। चलो चेक करते हैं। देखो आप पहले यहाँ देख लो, ये आपके ऑपरेटिंग लिवरेज है, ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग लिवरेज है। आप बताओ कौन से केस में ऑपरेटिंग लिवरेज हाईएस्ट है, तो ये हाईएस्ट है WXY के केस में। आप चेक करो बीटा भी किसके केस में हाईएस्ट है, WXY में देखो 1.4, ये हाईएस्ट बीटा है चारों फॉर्म में। सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग लिवरेज किसका है, TUB का 1.5652। आप चेक करो बीटा भी सेकंड नंबर पर किसका है, 1.30 का, है ना। और मतलब जिस सीक्वेंस में ऑपरेटिंग लिवरेज है चारों फॉर्म का, उसी सीक्वेंस में बीटा भी गिवन है। तो अपन ने इस कमेंट के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यार करना क्या है। ठीक बात है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी फिनिश होता है। कुछ भी नहीं था इसमें, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बस बीटा एक थोड़ा सा अलग डिस्कशन था जो बीच में आया है ना। तो अभी अपन ने उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो आएगा तो अपन वहाँ पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इस पर मैं बना रहा हूँ R। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो इसको ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, है ना। एक बैलेंस शीट आपको दी है भाई, उसमें क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक बात है, 1 करोड़ शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हो गई शेयर कैपिटल कितने की, 10 करोड़ रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 2 करोड़ का। ठीक है, इधर फिक्स असेट 25 करोड़ की, करंट असेट 15 करोड़ की। ठीक है, डिवेंचर 20 करोड़, करंट लायबिलिटी 8 करोड़, फाइनली टोटल कितना है 40 करोड़ दोनों साइड का। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹8 करोड़। ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम,
बिना इंटरेस्ट के। तो इसका मतलब ये कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी बताओ? ये होगी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बताइए क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। ये कह रहे हैं कि ये जो 8 करोड़ है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जुड़ा। हमने कहा बेहतरीन, बहुत बढ़िया, हम यही तो चाहते थे कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अलग से मिल जाए, फाइनेंशियल अलग रहे। मिक्स होता तो भी तो अलग अलग करना ही पड़ता ना। तो इसका मतलब 8 करोड़ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? हाँ सर, ये 20 करोड़ की डिबेंचर है। एक सेकंड, ये 20 करोड़ की डिबेंचर है, उसका 15% निकाल लेना। ठीक बात है, तो वो आपका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। भाई लोन का इंटरेस्ट ही तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ना। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%। इसका मतलब सेल्स का 65%, इसका मतलब सेल्स का 65% वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स। असेट टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने? सेल्स अपॉन टोटल असेट, सेल्स अपॉन टोटल असेट, ये हमने पहले पढ़ा है रेशियो एनालिसिस चैप्टर में। ठीक है, इनकम टैक्स का रेट कितना है? 40%। आपसे पूछा गया अर्निंग पर शेयर, मतलब इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना पड़ेगा। DOL, DFL और DCL, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी हैं। कुल मिलाकर अगर इनकम स्टेटमेंट बन गया तो काम हो जाएगा। ठीक बात है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, और इसे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट 1। ठीक बात है, और यहाँ लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमको बनाना है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा भाई? पहले बना देते हैं। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इसलिए OFC भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ आ जाता है EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो यह आ जाता है EBT माइनस टैक्स, तो यह आ जाएगा EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि गिवन ही नहीं होता है, या यहाँ पर गिवन भी नहीं है ना, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या आ जाएगा EPS। इस इनकम स्टेटमेंट को हमें पूरा करना है। ठीक बात है, लेकिन हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा और हमने पाया कि कहीं पर भी सेल्स गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ वर्किंग नोट 2। ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं? असेट टर्नओवर रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल असेट। हमको सेल्स चाहिए। ठीक है, और असेट टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है भाई? ये गिवन है 2.5 टाइम्स। तो यहाँ लिख देता हूँ 2.5 टाइम्स। सेल्स हमको कैलकुलेट करनी है, और असेट कितनी आएगी? बैलेंस शीट के टोटल को उठा लो, 40 करोड़ है। ठीक है, तो डिवाइड बाय कर दिया हमने 40 करोड़। ठीक है, अब देयरफॉर सेल्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 करोड़ इंटू 2.5 कितना आएगा? 100 आएगा क्या? 40 इंटू 2.5, हाँ 100 करोड़ ही आ रहा है। ठीक है, 100 करोड़ आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स हमारी निकल गई। अब सेल्स को हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे 100 करोड़ को यहाँ रख दिया। उन्होंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 65%। तो 100 करोड़ का 65% हो जाएगा 65 करोड़। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 35 करोड़। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 8 करोड़ गिवन है ये भी, तो ये आ जाएगा आपका EBIT 27 करोड़ आ जाएगा। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना आएगा? ध्यान से, इंटरेस्ट कितना आएगा? 20 करोड़ आपका लोन है, उस पर 15% का ब्याज मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो 20 करोड़ का 15% कितना होता है? 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। तो ये इंटरेस्ट हो गया, इसको माइनस करा तो EBT आ गया 24 करोड़। ठीक है, टैक्स 40% है, तो 24 करोड़ का 40% जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 9.6 करोड़। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 14.4 करोड़। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? चलो उससे भी डिवाइड कर ही देते हैं। यहाँ गिवन था, देखो ये है आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 करोड़ शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो डिवाइड कर देता हूँ 1 करोड़ से। तो बताइए आपका EPS कितना आ जाएगा? ₹14.4 पर शेयर। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर, EPS का मतलब ही होता है अर्निंग पर शेयर। तो ₹14.4 पर शेयर आ जाएगा आपका EPS।
तो देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट 1 भी पूरी हो चुकी है। ठीक बात है। तो अब देखो आप, रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो ये हो गई EPS। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 हमारा हो गया, वर्किंग नोट 2 हमारा हो गया। अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 1 और उसमें लिखेंगे सी वर्किंग नोट नंबर 1 गिवन अबव। ठीक बात है, ओके। या फिर आप चाहो तो उस वर्किंग नोट 1 की जगह सीधा लिख दो रिक्वायरमेंट नंबर 1, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की, 3 की और 4 की, जिनमें हमें क्या करना है, लेवरेजेस निकालने हैं। तो अब बचा क्या यार, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, देखना इनकम स्टेटमेंट आ गया। अब चलो आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT क्या होता है, DOL निकल जाएगा 35 करोड़ डिवाइड बाई 27 करोड़। ठीक है, इसके बाद आपका EBIT अपॉन EBT ये क्या होता है, DFL। ठीक बात है, तो 27 करोड़ डिवाइड बाई 24 करोड़ DFL आ जाएगा। और यदि आपको क्या चाहिए है, यदि आपको चाहिए है DCL, तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सीधे क्या कर देना, EBT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, तो ये आ जाएगा आपका DCL, या फिर DOL और DFL को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक बात है, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी